हाय गाइस। पिछले लेक्चर में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना था। ये वीडियो आज हम जो पढ़ेंगे इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चार सौ करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और इस समय का एक युग हुआ करता था और उस युग को हम कहते थे कार्बोनीफेरस युग। कार्बोनीफेरस युग। इस समय पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी जो है वो एक लिक्विड अवस्था में थी। लिक्विड अवस्था में यह ब्रह्मांड में स्वतंत्र अवस्था में गति कर रही थी। पृथ्वी गति करते हुए जब ब्रह्मांड में चारों तरफ जा रही थी तो उस समय जब ये गति कर रही थी तो पृथ्वी की जो गति थी ये 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पृथ्वी की गति 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उस समय हमारी पृथ्वी पर जो इस समय हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो विश्व के मैप में इस समय जो हमें अलग अलग 7 महाद्वीप दिखते हैं और 5 महासागर, ऐसा उस समय नहीं था। उस समय पृथ्वी का आकार ऐसा था, यानी कि पृथ्वी का जो ठोस हिस्सा था वो अलग था और जो जलीय भाग था वो अलग था। यहाँ पर जिस लाइन को हमने डॉटेड किया है, ये लाइन किया है, ये ठोस हिस्सा है और इसके बाहर का जो हिस्सा हमें दिख रहा है ये लिक्विड वाला हिस्सा है, अर्थात यहाँ पर पानी भरा हुआ था। बात ये आती है कि अगर पृथ्वी का आकार उस समय ऐसा था तो आज वर्तमान में ये महासागर और महाद्वीप अलग अलग कैसे हो गए। इस घटना के लिए उत्तरदायी एक घटना मानी जाती है और उस घटना को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। या इसे हम प्लेट विवर्तनिकी भी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी की घटना के तहत क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर 7 विशेष प्रकार की बड़ी प्लेटें हुआ करती थी, जैसे कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत प्लेट। ये कई प्लेटें थीं जो स्वतंत्र अवस्था में एक दूसरे के आमने सामने या विपरीत दिशा में गति कर रही थी। इसका हम डिटेल जो है एक अलग टॉपिक आएगा अगले लेक्चर में, प्लेट टेक्टोनिक, वहाँ जानेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि पृथ्वी जब इस तरह से थी तो महाद्वीप और महासागरों का जो विस्तार हुआ वो महाद्वीप और महासागरों का विस्तार प्लेट टेक्टोनिक की घटना के कारण हुआ। तो हम इसको विस्तार को पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। उसके पहले हम ये देखते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय यहाँ पर क्या क्या था। तो उस समय पृथ्वी का आकार ऐसा था और जो हमारा जलीय भाग था उसे हम पैंथालसा के नाम से जानते थे और जो हमारा स्थलीय भाग था इसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे। पृथ्वी पर जल और स्थल का वितरण आप सबको पता ही होगा कि पृथ्वी पर अप्रॉक्स लगभग 71% भाग पर जल है और लगभग 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम पृथ्वी को यहाँ पर 2 भागों में बांट दें क्षैतिज, अगर हम पृथ्वी को क्षैतिज 2 भागों में बांटते हैं तो एक भाग ऊपर का हिस्सा होगा और एक भाग नीचे का हिस्सा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि ऊपर वाले हिस्से को हम अभी जैसे जानते हैं उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध और निचली वाले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उस समय यहाँ क्या कहा जाता था, तो ऊपर का जो हिस्सा था उसे हम कहते थे अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग का हिस्सा था दक्षिणी गोलार्ध का उसे हम
गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। ये हमारे दो हिस्से हुआ करते थे। ऊपर का जो हिस्सा था उसे हम अंगारा लैंड कहते थे और नीचे का जो हिस्सा था इसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। इसी समय स्थलीय भाग के मध्य में एक उथला हुआ सागर हुआ करता था जिसे हम टैथिस सागर के नाम से जानते थे। जिसे हम टैथिस सागर के नाम से जानते थे। ये पृथ्वी का आरंभिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनीफेरस युग में, उस समय पृथ्वी का आकार ऐसा था। जलमंडल का विस्तार अलग था, स्थल मंडल का विस्तार अलग था। 71% भाग पर जल और 29% भाग पर लगभग पानी था और पृथ्वी का जो स्थलीय भाग था वो एकदम ठोस था। उसके बाद होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेट टेक्टोनिक, और प्लेट टेक्टोनिक की घटना के बाद पृथ्वी की जो स्थलीय भाग में भ्रंशन हुआ, उस भ्रंशन के कारण यह स्थलीय भाग टुकड़ों में बट के महाद्वीप और स्थलीय भाग महाद्वीप बना। और बीच में जब स्थलीय भाग अलग हुआ, जैसे कि दो टुकड़े हैं, इस टुकड़े को जब हम अलग करके तोड़ देंगे या ब्रोक कर देंगे तो उस समय ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से अलग अलग हुए और उस अलग अलग वाले भाग में पानी आकर के भर गया, जहाँ पर महासागरों का निर्माण हुआ। ये पृथ्वी का आरंभिक स्ट्रक्चर हुआ करता था। बात करेंगे वर्तमान की, तो वर्तमान में अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी लिक्विड अवस्था में थी और उस समय पृथ्वी की गति थी 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा और यह सूर्य की परिक्रमा कर रही थी अपनी कक्षा में। जैसे ये अपनी कक्षा में चल रही थी, लिक्विड अवस्था में होने के कारण और गति अत्यंत ज़्यादा होने के कारण पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव थोड़े से चपटे हो गए और चपटे होने के कारण ही हम ये कहते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। जैसे कि हम डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखें, अगर हम दिशा के हिसाब से इसका वर्णन करें तो ऊपर वाले हिस्से पे नॉर्थ, नीचे वाले हिस्से पे साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट डायरेक्शन होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऊपर वाले हिस्से पर हमारा उत्तर का भाग होगा, नीचे वाले हिस्से पर दक्षिण का भाग होगा, दाएं हाथ पे हमारा पूरब का हिस्सा होगा और बाएं हाथ पर पश्चिम का हिस्सा माना जाता है। और यही हमारे मैप देखने का शेड्यूल भी होता है। कोई भी हम पेपर वर्क करते हैं तो डायरेक्शन का शेड्यूल हमारा यही होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। ये हमें बात पता चली क्योंकि पृथ्वी जब लिक्विड अवस्था में गति कर रही थी तो गति ज़्यादा होने के कारण पृथ्वी के अपर और लोअर फेज थोड़े से चपटे हो गए, जिसके कारण पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी दिखाई देती है ब्रह्मांड में। बात करेंगे थोड़ा सा, वैसे अगर हम देखें तो पृथ्वी का आकार लगभग एक सर्किल या गोले के आकार का है। तो इसके डायमेंशन में अगर हम बात करें तो गोले में जो कुछ डायमेंशन होता है वही डायमेंशन हमारा अर्थ में भी होगा। तो यहाँ पर हम थोड़े से पृथ्वी के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गौर करिएगा कि अगर गोले में व्यास है तो पृथ्वी में भी व्यास होगा, लेकिन यहाँ तो बात अलग हो रही है, क्योंकि अगर पृथ्वी में व्यास है, अगर पृथ्वी गोल होती तो दोनों तरफ के व्यास बराबर होते, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन इस समय पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, तो हमारा जो व्यास है वो अलग अलग होगा। जो हमारा अक्षीय व्यास है ये अलग होगा, जो हमारा ध्रुवीय व्यास है ये अलग होगा। अगर हम व्यास की बात करें तो पृथ्वी के दो व्यास होंगे। पहला व्यास होगा ध्रुवीय व्यास और दूसरा व्यास होगा अक्षीय व्यास। अगर हम बात करें ये हैं कितने, तो अगर हम इस व्यास को लेकर के बात करते हैं अप टू डाउन, या इसे हम ध्रुवीय व्यास भी कहते हैं, तो ये पृथ्वी का व्यास है 12,712 किलोमीटर। अगर हम अक्षीय व्यास की बात करें या क्षैतिज व्यास की, तो हमारा क्षैतिज व्यास है 12,755 किलोमीटर। क्लियर। अगर हम देखते हैं हमारे दो व्यास हो गए, एक व्यास जो है 12,712 किलोमीटर है और एक व्यास 12,755 किलोमीटर है। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये 43 किलोमीटर आ जाता है।
यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी लगभग 43 किलोमीटर चपटी है। अगर हम इसको बांट दें दोनों हिस्सों में तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21.5 किलोमीटर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी उत्तरी ध्रुव पर भी 21.5 किलोमीटर चपटी है और दक्षिणी ध्रुव पर भी 21.5 किलोमीटर चपटी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पृथ्वी के चपटे होने की बात करें तो दोनों व्यासों में 43 किलोमीटर का अंतर है। दोनों को अगर हम ध्रुवों के हिसाब से बांट दें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 21.5 किलोमीटर नॉर्थ पोल पे और 21.5 किलोमीटर साउथ पोल पर हमारी पृथ्वी चपटी है। बात करेंगे कि पृथ्वी की अगर 2 व्यास हैं तो 2 त्रिज्याएँ भी होंगी। तो बात करेंगे त्रिज्या की, तो अगर हम 12,712 में व्यास में 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या होती है d/2, यानी कि व्यास बटे 2 हमारी त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ तो दोनों व्यास अलग अलग हैं तो त्रिज्याएँ भी 2 होंगी, तो इसीलिए हम लगभग एक औसत त्रिज्या पृथ्वी की प्राप्त करते हैं। और औसत त्रिज्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों व्यास से 2 का भाग देंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद जो 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी दोनों को जोड़ करके, यानी कि हम एक पोलर डायमीटर होगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, एक हमारा एक्सियल डायमीटर होगा उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ध्रुवीय व्यास में 2 का भाग देंगे, फिर हम अक्षीय व्यास में 2 का भाग देंगे। दोनों को जोड़ करके जो वैल्यू हमारी अप्रॉक्स यहाँ पर प्राप्त होगी उस वैल्यू में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी औसत त्रिज्या आ जाएगी और पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पर पृथ्वी की परिधि की तो पृथ्वी की परिधियाँ भी 2 होंगी, क्योंकि अगर हम ध्रुवीय परिधि की बात करें तो ध्रुवीय परिधि जो है ये पोल टू पोल होगी। अगर हम उत्तरी ध्रुव से बाहर चलते हुए फिर से वापस उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव होते हुए अगर हम वापस पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें एक परिधि मिलेगी और इस परिधि को, यानी कि हम ध्रुवीय परिधि को अगर हम जानें तो ध्रुवीय परिधि पृथ्वी की होती है 40,008 किलोमीटर। अगर हम बात करें पृथ्वी की अक्षीय परिधि की, यानी कि अक्ष से अक्ष, यानी कि यहाँ से चलकर अगर हम वापस यहाँ पर आते हैं तो हम अक्षीय परिधि चलने के लिए 40,076 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ये पृथ्वी की परिधियाँ हो गई। अगर हम बात करें पृथ्वी के क्षेत्रफल की तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की बात करें तो पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51.01 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ये पृथ्वी का डायमेंशन था। थोड़ा सा डायमेंशन के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं उपस्थित हैं। कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिन रेखाओं के आधार पर मैप का एक मानक बनाया जाता है और उस मानक के आधार पर ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं में विभक्त की जाती हैं। अगर हम बात करें जैसे कि पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या होगा, यहाँ पर इसके पृथ्वी के थोड़े से झुकाव की बात करनी होगी। जैसे कि हम लोग अधिकतर देखते हैं कि कई ऑफिस में या स्टडी मटेरियल के रूप में हम एक यंत्र का यूज करते हैं, ग्लोब का। यह हमारा एक ग्लोब होता है। गौर करके आपने देखा होगा कि ग्लोब हमेशा थोड़ा सा तिरछा झुकाया जाता है और तिरछा झुकने का कारण क्या है, इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम देखें तो ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का झुकाव है। अगर हम यहाँ से बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बात करेंगे ये झुकाव क्यों है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अगले टॉपिक में, जैसे कि अगला लेक्चर जो आएगा तो वहाँ पर हम पृथ्वी की गतियों की बात करेंगे। तो पृथ्वी की गतियों में इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी आप हम थोड़ा इतना जान लेते हैं कि पृथ्वी की जो कक्षा है वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है।
यानी कि पृथ्वी की कक्षा जो है वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, यानी कि इलिप्टिकल शेप में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। जैसे कि हम इसको थोड़ा सा साइंस से अगर रिलेट करें तो साइंस में हमने देखा है कि हम बाइक या साइकिल चलाते समय जब भी किसी भी मोड़ पर हम टर्न करते हैं या मुड़ते हैं तो उस समय हमें केंद्र की ओर अपनी बाइक या साइकिल या अपने शरीर को झुकाना होता है, तब हम आसानी से टर्न कर पाते हैं। अगर हम अपने शरीर को आसानी से झुका करके मोड़ना चाहते हैं तो हम मोड़ पर आसानी से मुड़ जाते हैं। अगर हम शरीर को नहीं झुकाते तो उस समय हमें मुड़ने में कठिनाई होती है या हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या हम गिर जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी कि पृथ्वी की गति जो है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, वो गति है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड पर अगर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करेगी तो उस समय इसे मुड़ने के लिए थोड़ा सा अक्षीय झुकाव चाहिए होगा। यही झुकाव हमारे पृथ्वी का झुकाव कहलाता है, जो 23½ या 23.5 डिग्री कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे जब हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे और पृथ्वी की सूर्य से परिक्रमा करवाएंगे, और वहाँ पर हम ये बात और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्यों है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर मान लेते हैं हम पृथ्वी को 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका देते हैं, अगर हम इसे 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकाते हैं और इसके पैरेलल हम दोनों गोलार्धों में एक लाइन खींच देते हैं। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मध्य भाग के ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और उस समय कार्बोनिफेरस युग में इसे अंगारा लैंड, दक्षिण का हिस्सा हमारा दक्षिणी गोलार्ध या कार्बोनिफेरस युग में इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो अगर हम इसके एक समांतर लाइन खींचते हैं उत्तरी गोलार्ध में और एक समांतर लाइन खींचते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दोनों एंगल 23½ या 23.5 डिग्री हो जाएंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में जो खींची गई समांतर रेखा है, इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानी जाती है। दूसरी बात, अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में इसी रेखा की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 अंश की या 23½ की जो रेखा है, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। जबकि ये बात हमें पहले से पता है कि पृथ्वी को क्षैतिज 2 बराबर भागों में विभक्त करने वाली रेखा अक्षांश रेखा या 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे, अगर ये एंगल राइट एंगल है ना 90 अंश, क्योंकि ये 1/4 हिस्सा है 1/4, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इसी बात से पृथ्वी के आंतरिक भाग की गणना की थी, तो हमने इसी 1/4 हिस्से को बाहर निकाला था। तो ये अगर एंगल 90 है, अगर इस एंगल को हम बाहर निकाल दें 23½ 23.5 डिग्री को अगर हम बाहर निकालते हैं तो शेष बचा हुआ एंगल 66½ बचता है। तो यहाँ पर अगर हम 66.5 अंश की रेखा ले लेते हैं और इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं, तो ये वाली रेखा 66.5 अंश की रेखा कहलाएगी और ये वाली रेखा भी 66.5 अंश की रेखा कहलाएगी, 66½ तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 अंश की रेखा है, इसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 अंश की रेखा है, इसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ये हमारी रेखाएं थी जो हमने 0 अंश की भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इनका बंटवारा किया। क्योंकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 अंश है, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश की रेखा कर्क रेखा कहलाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश की रेखा मकर रेखा के नाम से जानी जाएगी।
बचता है एंगल हमारे पास 66 हाफ। तो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अंश की जो रेखा होगी, इस रेखा को हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 अंश की रेखा होगी, इसे हम अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। ये नाम क्यों पड़े जरा जानते हैं। आर्कटिक रेखा इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अंश पर एक आर्कटिक सागर मिलता है और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 अंश पर एक आर्कटिक हमारा जो है वो अंटार्कटिक महाद्वीप जो है 66.5 अंश पर है, इसीलिए इसे हम अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर हमारे रेखाओं का विवरण था। अगर हम बात करें थोड़ी सी रेखाओं की, तो अभी हमने जाना कि हमारे पास जो है जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं, और जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ पर एक दोनों में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या डिफरेंस है कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सब ध्रुवों से निकलकर वापस ध्रुवों पर जाकर मिलती हैं। कोई भी देशांतर रेखा होगी वो ध्रुव से निकलेगी और ध्रुव से होते हुए वापस ध्रुव पर पहुंच जाएगी। यानी कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे को आपस में काटती हैं। बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो कैसे हैं, किसी को भी आपस में नहीं काटती। दोनों ध्रुवों पर इनका विस्तार पैरेलल या समांतर होता है। ये आपस में सीधे सीधे घूम करके वापस उसी पॉइंट पर मिल जाती हैं जिस पॉइंट से ये स्टार्ट होती हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य के गैप की, तो अगर हम भूमध्य रेखा पर देखें तो भूमध्य रेखा पर दो अक्षांश या दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है, यह दूरी हमेशा 111 किलोमीटर के नाम 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों और दो देशांतरों के मध्य की जो औसत दूरी है वह लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये हमारे इनका विवरण था। अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेकर, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में हम एक चीज़ यहाँ पर और जानना चाहेंगे कि हमारी जो अक्षांश और देशांतर रेखाएँ हैं, अगर हम भूमध्य रेखा पर के दोनों तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो यहाँ पर हमें कुछ विशेष जोन मिलते हैं। जैसे कि जोन की चर्चा हम जोन वाले टॉपिक में करेंगे, अभी हम केवल हल्का सा जान लेते हैं। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23 हाफ यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का हिस्सा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उनके ऊपर शीतोष्ण, उपोष्ण, ये सारे हिस्से मिलेंगे जिनमें हम अलग से इन जोन को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारे क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना होगा, वहाँ पर इनका हम डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। ये हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना के बारे में थोड़ा सा वर्णन था। अगले लेक्चर में हम आपको यहाँ पर पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी हैं, परिक्रमण गति क्या है, परिभ्रमण गति क्या है, परिक्रमण गति के प्रभाव क्या हैं, परिभ्रमण गति के प्रभाव क्या हैं, दोनों गतियों में किस गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और किस गति में पृथ्वी सूर्य के पड़ता गति करती है, और इन गतियों का शेड्यूल क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और इन गतियों से हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अगले लेक्चर में क्लियर होंगे। और इससे पहले कि अगले लेक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसी क्रम में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। घर बैठकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।